और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के बारे में। जितने भी बच्चों का सामाजिक विज्ञान का पेपर लगा, यानी कि जितने भी बच्चे 2025 में अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो उन सभी के सभी बच्चों के लिए यह वीडियो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो, आज मैं आप लोगों को एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि फुल चैप्टर होने वाला है, यानी कि इस चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद फिर आप लोगों को इस चैप्टर को दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर के सभी पूरे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। चैप्टर नंबर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और इस चैप्टर को पूरा का पूरा पढ़ने के बाद फिर स्टूडेंट कोई भी प्रश्न अगर एग्जामिनर पूछ ले, ठीक है, कोई भी प्रश्न अगर एग्जामिनर पूछ ले तो आप लोग उसका आंसर खटाक से दे सकते हो। ठीक है, आप लोग उसका आंसर खटाक से दे सकते हो। आप लोगों को मैं ये चैप्टर ऐसे पढ़ा दूंगा जैसे स्टूडेंट बिल्कुल आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से मैं इस चैप्टर को आप लोगों को समझा दूंगा। फिर आप लोगों को एक ही बार में ये चैप्टर पूरा याद हो जाएगा। फिर आप लोगों को इस चैप्टर को दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पूरे चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जो कि पेपर में एक एक नंबर के आते हैं। पूरे चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट लघुत्तरी प्रश्न होते हैं जो कि पेपर में 4 नंबर के आएंगे। और फिर हम बात करेंगे पूरे चैप्टर के जितने भी दीर्घ उत्तरी प्रश्न होंगे, यानी कि पेपर में 6 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो चलो बिना किसी देर करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस बार देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके बहुविकल्पी प्रश्नों से, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुविकल्पी प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, जो कि प्रश्न नंबर अब आप लोग क्या करिए कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठो। ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठो और जितने भी प्रश्न मैं आप लोगों को कराता चलूँ सभी के सभी प्रश्नों को कॉपी में लिखते चलो। ठीक है, एक अलग से कॉपी बना लो और बढ़िया से नोट्स बना लो, एक अच्छी नोट्स तैयार कर लो। और उन्हीं नोट्स में मैं जितने भी प्रश्न आप लोगों को कराते चलूँ इन सभी के सभी प्रश्नों को नोट्स में अच्छी तरीके से लिख लो, ताकि जब पेपर देने जाओ, ठीक है, आप लोग जब पेपर देने जाओ तो इन्हीं प्रश्नों को पढ़ करके चले जाना। अब देखो, सबसे पहले बात करेंगे प्रश्न नंबर 1 मेरा क्या है। प्रश्न नंबर 1 है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। फ्रांस की क्रांति कब हुई? देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप कोई भी अगर बोर्ड का पेपर उठाकर देख लो, ये वाला प्रश्न आप लोगों को जरूर पेपर में मिलेगा, है ना। बोर्ड का पेपर आप लोग उठाकर के देख लो, ये वाला प्रश्न आप लोगों को निश्चित तौर पर मिलेगा। चैप्टर है आप लोगों का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। पूरे चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे ए ऑप्शन दिया 1788, बी ऑप्शन दिया 1789, सी ऑप्शन दिया 1790 और डी ऑप्शन दिया 1787। तो आप लोग क्या करो, इसका आंसर नोट कर लो, 1789 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति जो हुई वो 1789 में हुई थी। चलो, इसी के साथ हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। और प्रश्न नंबर 2 हमसे कह रहा है कि जो इटली का जो एकीकरण है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। देखो, प्रश्न नंबर जो 2 है, प्रश्न नंबर 2 हमसे कह रहा है कि जो इटली का एकीकरण जो है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। ए ऑप्शन दिया 1871, बी ऑप्शन दिया 1873 और सी ऑप्शन दिया 1876, डी ऑप्शन दिया 1889। तो हमसे पूछा गया है कि इटली का जो एकीकरण है कब पूरा किया गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, सभी के सभी प्रश्नों को कॉपी में नोट करते चलो। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1871, है ना। तो प्रश्न नंबर 2 का जो मेरा राइट आंसर ए ऑप्शन जो है मेरा सही हो जाएगा, 1871 सही हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करेंगे कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था, है ना। जो आपका जो यंग इटली सोसाइटी है, यंग इटली जो सोसाइटी है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक पूछा गया कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। ए ऑप्शन दिए गैरीबाल्टी, बी ऑप्शन दिए बिस्मार्क, सी ऑप्शन दिए काबूर और डी ऑप्शन दिए मैजनी। तो देखो, यहाँ पर हम बात करेंगे कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। तो इसका जो मेरा डी ऑप्शन जो है पूरा सही हो जाएगा, यानी कि मैजनी जो था ये यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक था। फिर बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 के बारे में। प्रश्न नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात करते हैं कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। जो राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ है वो किस देश से हुआ था। ए ऑप्शन दिया फ्रांस से हुआ, बी ऑप्शन दिया भारत और सी ऑप्शन दिया जर्मनी, डी ऑप्शन दिया इटली। तो हमसे पूछा गया कि जो राष्ट्रवाद है इस राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो इसका राइट आंसर नोट कर लो, फ्रांस आपका सही हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका पूरा सही हो जाएगा। सभी के सभी प्रश्नों को नोट कर लो, मैं गारंटी लेता हूँ यही प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का होता है, इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न अगर एग्जामिनर पूछ लेता है तो आप लोग उसका आंसर आसानी से दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को कराने जा रहा हूँ जो प्रश्न पेपर में आएंगे। ठीक है, यहाँ से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 हमसे कह रहा है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। चलो देखो,
फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? ए ऑप्शन दिया 1815, बी ऑप्शन दिया 1848, सी ऑप्शन दिया 1830 और डी ऑप्शन दिया 1871। तो इसका जो फ्रांस में जो गणतंत्र की जो घोषणा जो हुई थी वो 1848 में हुई थी। चलो इसका मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 1848, है ना। डायरेक्ट आंसर 1848, यानी कि बी ऑप्शन आपका पूरा सही हो जाएगा। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में। प्रश्न नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना, है ना। यानी कि बिस्मार्क जो है जर्मनी का चांसलर कब बना था। देखो यहाँ पर पूछा गया है कि जो बिस्मार्क जो है वो जर्मनी का चांसलर कब बना था, है ना। तो ए ऑप्शन दिया 1848 में बना, बी ऑप्शन दिया 1856 में बना, सी ऑप्शन दिया 1860 में बना, डी ऑप्शन दिया 1862 में बना। जो बिस्मार्क जो है ये जर्मनी का चांसलर कब बना, तो बिस्मार्क जो है जर्मनी का चांसलर 1862 में बना था, है ना। तो इसका डी ऑप्शन नोट करेंगे। और बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में। फिर देखो बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 हमसे कह रहा है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखो फिर आ गया। फिर देखो प्रश्न आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए ऑप्शन दिए जर्मनी से संबंध था, बी ऑप्शन दिए फ्रांस से संबंध था, और फिर इसके बाद हम बात करेंगे जो सी ऑप्शन दिए इटली और डी ऑप्शन दिए इंग्लैंड। तो आप लोग इसका देखो आंसर जो है, इसका आंसर नंबर जो बी ऑप्शन है फ्रांस, इसका आप लोग आंसर नंबर फ्रांस नोट कर लो, फ्रांस सही हो जाएगा ना। तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 के बारे में बात करने वाले हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई। जो नेपोलियन बोनापार्ट जो है, और नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी, तो ए ऑप्शन दिया 1814 में पराजय हुई, बी ऑप्शन दिया 1815, सी ऑप्शन दिया 1816 और डी ऑप्शन दिया 1817। तो हमसे पूछा गया कि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1815 में पराजय हुई थी। फिर देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में, और प्रश्न नंबर 9 को नोट करिए आप लोग। सभी के सभी ए टू जेड कंप्लीट आप लोगों का चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद को है, पूरा चैप्टर एक ही बार में खत्म करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 को नोट करो। प्रश्न नंबर 9 को नोट करिए जल्दी से कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। जो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, तो ए ऑप्शन दिया नेपोलियन, बी ऑप्शन दिया ऑटो बिस्मार्क और सी ऑप्शन दिया जोसेफ, डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। अब देखो बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका ऑटो बिस्मार्क की थी। चलो इसको नोट कर लो। और बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में। प्रश्न नंबर 10 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि ऑटो बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। जो ऑटो बिस्मार्क जो था ये किस देश का था, ये देखो प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके पेपर में पूछा जाएगा। ए ऑप्शन दिए इटली, बी ऑप्शन दिए जर्मनी, सी ऑप्शन दिया फ्रांस और डी ऑप्शन दिए ब्रिटेन। तो इसका जो बी ऑप्शन जो है पूरा सही हो जाएगा, यानी कि जर्मनी पूरा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑटो बिस्मार्क का संबंध कहाँ से था, तो ऑटो बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से था। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के बारे में। प्रश्न नंबर 11 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। तो अगर हम 1789 की अगर हम बात करें तो 1789 में जो फ्रांस जो था ये किस प्रकार का राज्य था। देखो ए ऑप्शन दिया असीमित राजतंत्र, बी ऑप्शन दिया प्रजातंत्र, सी ऑप्शन दिया सीमित राजतंत्र और डी ऑप्शन दिया गणतंत्र। अब देखो यहाँ पर बात करेंगे कि जो अगर हम 1789 के बारे में बात करें कि 1789 में जो हमारा फ्रांस जो था ये किस प्रकार का राज्य था। तो अगर इसके हम आंसर के बारे में बात करें तो इसका आंसर नंबर जो ए है, ए ऑप्शन इसका पूरा सही हो जाएगा, यानी कि असीमित राजतंत्र, ठीक है। तो आप लोग ए ऑप्शन को सही करेंगे। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में। प्रश्न नंबर 12 देखो नोट करते चलिए साथ साथ में, एक भी प्रश्न को ना छोड़ें कि वियना की संधि कब हुई। वियना की संधि देखो कब हुई। ए ऑप्शन दिया 1814 में हुई, बी ऑप्शन दिया 1815 में हुई, सी ऑप्शन दिया 1816 में हुई और डी ऑप्शन दिया 1817 में हुई। तो वियना की संधि कब हुई, तो अब इसका तो राइट आंसर हो जाएगा 1815 में हुई थी। और फिर इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 के बारे में बात करेंगे। प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश, निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था। नोट करो इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो फिर से प्रश्न आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था। ए ऑप्शन दिए ब्रिटेन, बी ऑप्शन दिए फ्रांस, सी ऑप्शन दिए जर्मनी, डी ऑप्शन दिए रूस। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था, तो इसका मेरा राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी, है ना। तो जर्मनी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में। प्रश्न नंबर 14 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि उदारवाद, उदारवाद से क्या तात्पर्य है।
अब प्रश्न नंबर 14 के बारे में बात करेंगे। प्रश्न नंबर 14 हमसे कह रहे हैं कि उदारवाद से क्या तात्पर्य है, और 4 ऑप्शन को देखेंगे। ए ऑप्शन दिया निजी संपत्ति का अभाव, बी ऑप्शन दिया राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी, सी ऑप्शन दिया व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता, और डी ऑप्शन दिया कुछ लोगों के हाथ में शासन की शक्ति। आप देखो, अगर हम इसके आंसर के बारे में बात करें तो मेरा सी ऑप्शन जो है पूरा सही हो जाएगा, यानी कि व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। तो ये वाला जो मेरा ऑप्शन नंबर जो सी है पूरा सही हो जाएगा, है ना। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 के बारे में। प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 15 के बारे में बात करते हैं कि निम्नलिखित में से 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। अगर हम बात करें 1871 में, तो 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया, तो 4 ऑप्शन को देखेंगे। ए ऑप्शन दिया है कैसर विलियम प्रथम, बी ऑप्शन दिया है फ्रेडरिक विलियम प्रथम, सी ऑप्शन दिया विलियम द्वितीय, और डी ऑप्शन दिया ऑटोवन बिस्मार्क। तो हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया, तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, मतलब कैसर विलियम प्रथम को जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 के बारे में। प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे। यहाँ पर देखो, प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे कि जर्मन संस्कृति में जो वोक्सजिस्ट है, अगर हम जर्मन संस्कृति में जो हमारा वोक्सजिस्ट है, वोक्सजिस्ट का आशय क्या था। देखो, ए ऑप्शन दिया राष्ट्र, बी ऑप्शन दिया संविधान, सी ऑप्शन दिया आम जनता, डी ऑप्शन दिया संसद। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा आम जनता। आम जनता हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 के बारे में, और प्रश्न नंबर 17 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि ज्योतिषी मेजनी का संबंध था। देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज्योतिषी मेजनी का संबंध वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन दिया इटली के एकीकरण से, ज्योतिषी मेजनी का संबंध कहाँ से, ए ऑप्शन दिया इटली के एकीकरण से, बी ऑप्शन दिया जर्मनी के एकीकरण से, सी ऑप्शन दिया इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से, और डी ऑप्शन दिया फ्रांस के राष्ट्रवाद से। तो ज्योतिषी मेजनी का संबंध मतलब कि कहाँ से था, तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब कि इटली के राष्ट्रवाद से। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 के बारे में, और प्रश्न नंबर 18 के बारे में बात करेंगे कि 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या क्या हुआ। अगर हम 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप के बारे में बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप निरंकुश, ए ऑप्शन देखो निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, बी ऑप्शन दिया सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, और सी ऑप्शन दिया सैन्य शासन की स्थापना हुई, और डी ऑप्शन दिया गणतंत्र की स्थापना हुई, है ना। तो अब देखो, इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा। चलो, आंसर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर आप लोग इसका नोट कर लो। आप लोग इसका डायरेक्ट आंसर नोट कर लो, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, कि गणतंत्र की स्थापना हुई। अब देखो, ये जो आपका चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है, इस चैप्टर के पूरे इम्पोर्टेंट, ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न मैं बता चुका हूँ। पूरे इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न सिर्फ 18 ही, पूरे चैप्टर के सिर्फ 18 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आप लोग सिर्फ इन्हीं 18 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को याद कर लेना, और यहीं से ही स्टूडेंट जब एग्जामिनर आपके पेपर में प्रश्न पूछेगा तो इन्हीं 18 प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है। जितने भी प्रश्न पूछ रहे हैं आप लोगों को प्रश्न मिल जाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं पूरी किताब, यानी कि जो आपका चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ फिर से दोबारा और नोट करना स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहला प्रश्न है मेरा कि ऑटोवन बिस्मार्क कौन था। देखो, वर्णनात्मक प्रश्न एक, इसको हम वर्णनात्मक प्रश्न एक बोलेंगे, जो कि पेपर में 4 अंक का पूछा जाएगा, है ना, जो कि पेपर में 4 अंक का पूछा जाएगा। देखो, सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 के बारे में बात करेंगे कि ऑटोवन बिस्मार्क कौन था, यह क्यों प्रसिद्ध है। तो ऑटोवन बिस्मार्क के अगर हम बारे में बात करें तो ऑटोवन बिस्मार्क के बारे में चलो बात करते हैं। आप लोग नोट करना स्टार्ट करो कि ऑटोवन बिस्मार्क जो था, ऑटोवन बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर होने के साथ साथ यूरोप का राष्ट्रवादी नेता भी था। तो ऑटोवन बिस्मार्क जो था ये जर्मनी का चांसलर भी था, ठीक है। ऑटोवन बिस्मार्क जो था ये जर्मनी का प्रथम चांसलर हुआ करता था पहले, लेकिन होने के साथ साथ ये क्या था, जर्मनी का चांसलर होने के साथ साथ ये यूरोप का राष्ट्रवादी नेता भी था। नोट कर लो इसको, है ना। अब देखो, आगे बात करते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने प्रमुख भूमिका निभाई थी, है ना। अब देखो, 1870 तक बिस्मार्क ने अपनी रक्त और लोहे की नीति से,
है ना। तो लोहे और रक्त और लोहे की नीति किसने अपनाई? तो रक्त और लोहे की नीति बिस्मार्क ने अपनाई, है ना। तो प्रमुख भूमिका निभाई थी। 1870 तक बिस्मार्क ने अपनी रक्त और लोहे की नीति से अपने देश को, अपने देश की एकता के लिए जीत हासिल की। मतलब कि अपने देश की रक्त और लोहे की नीति से, मतलब उसने रक्त और लोहे की नीति से अपने देश की एकता के लिए क्या जीत हासिल कर ली थी। तो ये आप लोगों का प्रश्न नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। चलो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 2 को नोट करिए आप लोग। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 को नोट करो जल्दी से। चलो देखो प्रश्न नंबर 2 देखो क्या कह रहा है कि ऑटोवन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? 2 कारण लिखो। 2 कारण लिख रहे हैं कि ऑटोवन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण, है ना, कि ऑटोवन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? 2 कारण बताने, मतलब कि 2 कारण लिखने और नोट करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो बात करते हैं 2 कारण में। पहला देखो कारण क्या है कि ऑटोवन बिस्मार्क ने रक्त और लोहे की नीति पर चलकर जर्मनी का एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उसे जर्मनी के एकीकरण का जनक कहते हैं। ये आपका पहला कारण होगा। पहला कारण नोट करो। 2 कारण हमसे पूछे गए हैं। तो पहला कारण हमारा है कि ऑटोवन बिस्मार्क ने रक्त और लोहे की नीति पर चलकर जर्मनी का एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उसे जर्मनी के एकीकरण का जनक कहते हैं, है ना। तो इतना आप लोग लिख देना पेपर में जब आए, तो इतना आप लोग लिख देना। और दूसरा जो मेरा कारण है कि बिस्मार्क ने कूटनीति द्वारा ऑस्ट्रिया को वैश्विक पटल पर एकांकी करके प्रसा की शक्ति को मजबूत किया। यह आप लोगों का दूसरा कारण हो गया। तो आप लोग 2 कारण नोट कर लो। और ये आपका प्रश्न नंबर जो 2 है, प्रश्न नंबर 2 आप लोगों का खत्म हुआ, है ना। प्रश्न नंबर 2 यानी कि आपका समाप्त हुआ। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। देखो प्रश्न नंबर 3 को लेकर आते हैं कि नेपोलियन कौन था। प्रश्न नंबर 3 को नोट करो। प्रश्न नंबर 3 को नोट करो कि नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या थे, उसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा। चलो इसको नोट करो। नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या थे और उसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा। इसको नोट करना स्टार्ट करो। चलो इसका आंसर लिखना स्टार्ट करो कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का नेता और फ्रांस का सम्राट भी हुआ करता था। यानी कि अगर हम बात करें तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था ये फ्रांस का नेता था और फ्रांस का सम्राट भी था। तो नेपोलियन ने 19वीं शताब्दी में यूरोप पर विजय प्राप्त की। तो अगर प्रश्न में पूछा जाएगा कि ये प्रश्न अगर आ जाए कि नेपोलियन ने किस शताब्दी में यूरोप पर विजय प्राप्त की, तो नेपोलियन ने 19वीं शताब्दी में यूरोप पर विजय प्राप्त कर ली थी। अब देखो आगे, नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ था। तो नेपोलियन का जन्म कब हुआ? 15 अगस्त 1900 यानी कि 15 अगस्त 1769 को नेपोलियन का जन्म हुआ हो गया। अब देखो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे कि नेपोलियन अपनी वीरता के कारण 27 वर्ष की अवस्था में फ्रेंच आर्मी ऑफ इटली, है ना, तो फ्रेंच ऑफ इटली यानी कि फ्रेंच आर्मी ऑफ इटली, इटली का सेनापति बनकर सार्डिनिया, है ना, सार्डिनिया पर विजय प्राप्त की, है ना। थोड़ा मतलब कठिन शब्द है, आप लोगों को याद करने में दिक्कत होगी, ठीक है। देखो नेपोलियन अपनी वीरता के कारण 27 वर्ष की अवस्था में जो फ्रेंच आर्मी ऑफ इटली जो है इसका ये सेनापति बन गया। फ्रेंच आर्मी ऑफ इटली का सेनापति बन गया, बनकर सार्डिनिया पर इसने विजय प्राप्त कर ली। अब देखो आगे बात करते हैं कि नेपोलियन 15 दिसंबर 1799 को फ्रांस का सम्राट बना। तो आपसे अगर पूछा जाए अगर कि नेपोलियन जो है वो फ्रांस का सम्राट कब बना, तो नेपोलियन जो है फ्रांस का सम्राट 15 अगस्त 1799 को बना दिया गया। फिर इसके बाद हम बात करते हैं और आगे, अब बात करते हैं नेपोलियन के सुधार के बारे में। नेपोलियन के कुछ सुधार भी हैं। तो नेपोलियन ने महत्वपूर्ण सुधार किए, है ना। तो नेपोलियन ने महत्वपूर्ण सुधार किए। तो पहले बात करेंगे नेपोलियन ने कौन कौन से सुधार किए। सबसे पहले बात करेंगे, पहला सुधार देखेंगे कि किसानों को नेपोलियन ने जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। जो पहले जागीरदारी हुआ करती थी, तो नेपोलियन ने क्या किया कि किसानों को नेपोलियन ने जागीरदारी, जितने भी जागीरदारी शुल्क जो थे, शुल्कों से उसको मुक्ति दिला दी। अब देखो आगे बात करते हैं दूसरा सुधार देखेंगे कि यातायात और संचार व्यवस्थाओं को नेपोलियन ने सुधारा। मतलब जितने भी यातायात हैं और जो इतने भी संचार व्यवस्था हैं उनको नेपोलियन ने सुधारा। तो ये हमारा दूसरा सुधार हुआ। फिर हमारा तीसरा देखो सुधार क्या है। तीसरा सुधार है कि नेपोलियन ने
कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। ये देखो हमारा तीसरा सुधार हुआ। 3 सुधार हमने बात कर ली, 3 सुधारों पर हमने बात कर ली। अब बात करेंगे नेपोलियन के आर्थिक सुधार के प्रभाव, मतलब कि उसने जो उसने नेपोलियन ने जितने भी सुधार किए उसके आर्थिक सुधार के प्रभाव क्या क्या पड़े। चलो बात करते हैं कि फ्रांस में शक्तिशाली शासन स्थापित करने तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नेपोलियन ने शासन की संपूर्ण शक्ति को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। आप देखो आगे लिखेंगे कि प्रांतीय एवं स्थानीय स्तर पर अधिकारियों को नियुक्त करके प्रशासनिक अराजकता को समाप्त कर दिया। चलो इतना नोट कर लो। और यहाँ से स्टूडेंट आप लोगों का जो लघु उत्तरीय प्रश्न है आप लोगों के समाप्त हुए। ठीक है, आप लोग सिर्फ इतने ही लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़कर चले जाना पेपर देने, और फिर हम इसके बाद बात करेंगे जो हमारा देखो वर्णनात्मक प्रश्न 2, और यहाँ से बात करेंगे वर्णनात्मक प्रश्न 2 मतलब जो कि पेपर में 6 नंबर के आएंगे। देखो वर्णनात्मक प्रश्न 2 पेपर में 6 अंक का प्रश्न आएगा, जो कि पूरे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक संक्षिप्त लेख लिखो, है ना। ये देखो प्रश्न आपके पेपर में जरूर आएगा। अगर देखो इस तरीके से भी पूछ सकता है, या फिर अगर ऐसे ना पूछे तो अथवा करके दिया गया है कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, है ना। तो इस तरीके से भी आपके पेपर में ये प्रश्न आ सकता है। चलो नोट करना स्टार्ट करो। यहाँ पर लिखेंगे पहले आंसर, फिर डैश लगाएंगे, ऊपर 2 बिंदी लगाएंगे। यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे कि जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख चरण इस प्रकार हैं। तो मेरा देखो पहला चरण देखो क्या है कि प्रेस की आज़ादी और संगठन बनाने की स्वतंत्रता। तो प्रेस की आज़ादी और संगठन बनाने की स्वतंत्रता, इसमें देखो लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे देखो इसमें कि जर्मन एकीकरण की मांग के दौरान, तो जैसे ही जर्मन एकीकरण की मांग की गई तो मांग के दौरान देखो क्या हुआ कि संविधान, प्रेस की आज़ादी जो हमारा जो संविधान है और जो प्रेस की जो आज़ादी है और संगठन बनाने की स्वतंत्रता का विकास हुआ, है ना। तो आप लोगों को इसमें देखो नंबर 1 हेडिंग डालेंगे कि प्रेस की आज़ादी और संगठन बनाने की स्वतंत्रता। इसमें आप लोग इतना लिखेंगे, ठीक है, इतना ही आप लोग लिख देना, बस इतना इतना लिख देना, आपका काम हो जाएगा। ये देखो नंबर 1 है। अब हम बात नंबर 2 डालेंगे यहाँ पर। नंबर 2 यहाँ पर डालेंगे क्या, देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि संसदीय व्यवस्था स्थापित करना, संसदीय व्यवस्था स्थापित करना। देखो इसमें देखो सिर्फ आप लोगों को इतना ही लिखना है, ठीक है, इतना ही आप लोग याद कर लो कि संसदीय व्यवस्था स्थापित करने की पृष्ठभूमि तैयार की जाने लगी, है ना। तो इतना ही आप लोग तैयार करो, और फिर इसके बाद हम बात करेंगे मेरा तीसरा चरण है। देखो तीसरा थर्ड नंबर देखो तीसरा क्या है कि राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास, राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास। देखो इसमें देखो क्या क्या लिखेंगे कि 1848 में जर्मनी के इलाकों को जोड़कर, 1848 में क्या हुआ कि जर्मनी की जितने भी इलाके हैं, जर्मनी के इलाकों को जोड़कर एक संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया, है ना। तो ये नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। नंबर 3 देखो आपका कंप्लीट हुआ। नंबर 4 देखो यहाँ पर डालेंगे, साथ साथ में लिखते चलो। नंबर 4 डालेंगे कि प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला और उसे एक नई दिशा प्रदान की, है ना। ये आपका नंबर 4 हो गया। नंबर 5 डालेंगे। नंबर 5 यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे कि प्रसा का प्रधानमंत्री कौन था। तो प्रसा का प्रधानमंत्री ऑटोवन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था जिसने प्रसा की सेना की मदद ली। ये प्रश्न ये आपका 5 नंबर हो गया। चलो बात करते हैं 6 नंबर। 18 जनवरी 1871 में प्रसा के राजा काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आप लोगों को बताया जो आपका चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का होता है, इस पूरे के पूरे चैप्टर के मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दिए, ठीक है। आगे अगर कोई भी प्रश्न अगर आपका छूटता है इस चैप्टर से, कोई भी प्रश्न अगर इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर छूट जाता है तो उस पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। जब तक आप लोग इतने ही प्रश्न तैयार कर लो, जब तक आप लोग इतने ही प्रश्न तैयार करो और इतने ही प्रश्न पढ़ कर जाओ, ठीक है।